अगर आप क्लैट पीजी 2026 एग्जाम नेक्स्ट 5 मंथ्स में क्रैक करना चाहते हैं बिना किसी कोचिंग, बिल्कुल सेल्फ स्टडी के थ्रू, बी इट फॉर पीएसयू, टॉप एलएलएम कॉलेजेस या जैग एंट्री, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो खोला है। बिकॉज यहां पे मैं आपको एक 100% सक्सेस गाइड देने वाला हूं। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एग्जाम आपका पक्का पक्का निकलेगा। आप नीचे जाके कमेंट्स में लिखिए कि सर आई एम विद यू, आई विल क्रैक दिस एग्जाम, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने के लिए और आपको भी एक एफर्मेशन मिले कि हाँ सर मैं ये एग्जाम क्रैक पक्का पक्का करूंगा। और उसके साथ में हमारे चैनल संभव ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे हर हफ्ते एटलीस्ट 3 वीडियोस लेके आते हैं। जो वीकली अपडेट्स होते हैं मेजर केस लॉज के, वो आपके लैंडमार्क केस लॉज जो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं वो, और आपका पर सब्जेक्ट आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं वो, ये तीनों चीजें कवर करते हैं। तो बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसको जाके प्लीज देखिएगा। और हमारा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, बिकॉज यहाँ पे जो भी आपके लेटेस्ट स्टडीज के आपके जो यहाँ पे पीडीएफ वगैरह होते हैं, जो फ्री स्टडी रिसोर्सेज होते हैं, मॉक पेपर्स होते हैं, फ्री क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे रोजाना पोस्ट करते हैं। उसको जरूर से आप लोग ज्वाइन करिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हुए पहले हम लोग यहाँ पे क्या क्या कवर करेंगे वो बात कर लेते हैं। तो पहले वी विल बी डिस्कसिंग द पेपर पैटर्न की लास्ट 6 इयर्स में यहाँ पे कंसोर्शियम ने किस तरीके से क्लैट पीजी पेपर के अंदर चेंजेस करे, कैसे पैराग्राफ इंट्रोड्यूस हुए, कैसे पैटर्न के अंदर ज्यादा आपके लैंडमार्क केसेस आते हैं, रीसेंट केसेस आते हैं, पूरी जो चीजें हैं A to Z मैं पूरा आपको बताऊंगा। देन वी विल टॉक एट द कट ऑफ कि आपका हर टारगेट जो आपका है पीएसयू का, टॉप 5 कॉलेज का, टॉप 10 कॉलेज का या जैक का, कितने मार्क्स आपको लेके आने हैं, ट्रेंड यहाँ पे क्या रहा है पास्ट ईयर्स का। देन वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स कि आपका एग्जाम अब होने कब वाला है, बाकी चीजें कैसे वर्क कर रही है। देन वी विल डिटेल में हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो पूरा डिस्कस करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि आपको हर सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करने के लिए कितने टाइम किस सब्जेक्ट में अलॉट करना है, कैसे आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है, नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं, वो पूरा बात करेंगे। देन वी विल डील विद कि आपको जो केस लॉज होते हैं, लैंडमार्क केस लॉज, रीसेंट केस लॉज, उनको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उनकी आपकी नोट्स वगैरह कैसे बनेंगे, कैसे आपको उनको याद रखना है, बिकॉज यहाँ पे याद रख पाना बड़ा मुश्किल होता है इन केस लॉज को, वो बात करेंगे। एंड देन लास्टली वी विल टॉक अबाउट द सोर्सेज कि आपको मान लो जब खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, कोई आपको कोचिंग वगैरह नहीं लेनी, तो आपको कौन से सोर्सेज को यूज करना है, और आपको मॉक पेपर्स जब आपको देने हैं तो आपको कैसे लेने हैं, कहां से लेने हैं, कहां से आपको चूज करने चाहिए, पूरी बात मैं आपको करूंगा। और इस वीडियो के अंदर में स्टूडेंट्स अगर मान लो आप ये मेरा गाइड फॉलो करना चाहते हो, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप हमारा एक कोर्स है 5499 का संभव लॉ का कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, इसमें अगर आप चाहो तो एनरोल हो सकते हो, बिकॉज इसमें जो ये स्ट्रक्चर है पूरा दूंगा ना आपका प्रिपरेशन का, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको इसी एक कोर्स में मिल जाता है। बिकॉज इसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, सारा स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स, आपके केस लॉ समरीज, मेरी मेंटरशिप एक साथ कंबाइंड उसमें मिलती है। और आपके जो अदर एग्जाम्स भी होते हैं, चाहे आप सीवीटी की बात करो, एलिट पीजी की बात करो, जो कोई भी एग्जाम हो, सारा का सारा एक ही कोर्स में आपका कवर हो जाता है। तो प्लीज उसको जाके चेकआउट आप कर सकते हो। अब बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में। देखिए आपका ये जो पेपर है ना स्टूडेंट्स, ये 120 मार्क्स का पेपर होता है, जहां आपको 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर को क्रैक करने के लिए, जिसमें अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा, और अगर आपने एक क्वेश्चन को गलत करा तो आपको 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग देखने मिलती है। अब यहाँ पे पेपर का पैटर्न डिफिकल्ट कहां पे होना शुरू होता है, अगर आप पिछले लास्ट के 6 इयर्स के पैटर्न को देखोगे वहां से। तो देखिए पहले क्या हुआ कि यहाँ पे 2020 में 12 पैसेजेस 10 क्वेश्चंस का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ, वेयर बाय द लेंथ ऑफ द पेपर वॉज क्वाइट लार्ज। आपको 300 वर्ड से लेके 500 वर्ड्स के पैराग्राफ मिलते थे, जिसमें आपके एटलीस्ट 10 से लेके 12 सब्जेक्ट्स होते थे, और जो क्वेश्चंस होते थे वो मोस्टली आपके लैंडमार्क केस लॉज के ऊपर बेस्ड होते थे, जिसमें कि पढ़ाई करना थोड़ा आसान होता था, कॉम्प्रिहेंशन के आंसर से आंसर ढूंढना आसान होता था, पेपर वाज अ बिट सिंपल। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर 2021 में पेपर हुआ तो आपको देखने मिला 20 पैसेज और 6 क्वेश्चंस का यहाँ पे पेपर। पैराग्राफ की लेंथ तो छोटी हो गई, करीब 250 वर्ड्स के या 300 वर्ड्स के पैराग्राफ आ गए, लेकिन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्रीज ड्रास्टिकली। आपका कम से कम 18 से लेकर 19 सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूछे गए। यहाँ पे आपके केवल लैंडमार्क केस लॉज नहीं, रीसेंट केस लॉज जिसमें आपके छोटे छोटे डिवीजन बेंच के जजमेंट्स वो भी आपके पूछे गए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा गया, जिससे कि पेपर की डिफिकल्टी और बढ़ी। और लास्टली अभी आप रिसेंट में अगर पिछले 2-3 पेपर्स को देखोगे तो 24 पैराग्राफ और 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जहां पर आपका पैराग्राफ का लेंथ और छोटा हुआ, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 20 से लेके 22 हो गए, और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करता था पहले की, जिसको पढ़ के 30-40 मार्क्स आराम से आ जाते थे, वो अब पैटर्न चेंज हो गया। अब आपको सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको बराबर से पढ़ना है। और ये कैसे पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, उसके लिए अगर आप कंसोर्शियम की वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने एक ये दे रखा है पूरा पेपर गाइड कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। इसके अंदर ये जितने सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ लोगे तो इनफ नहीं होने वाला, बिकॉज इसमें आप देखेंगे कि आपका आर्बिट्रेशन लॉ गायब है, आईपीआर यहाँ पे गायब है, यहाँ पे बैंक्रप्सी नहीं है, इंसॉल्वेंसी वाला जो आपका है इंश्योरेंस लॉ वो नहीं, काफी सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपके नहीं है, जिनको कि आपको आइडेंटिफाई
करना पड़ता है फ्रॉम द पेपर इटसेल्फ। और साथ में अगर आप देखोगे ये लिखा हुआ है ना, मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये जो लाइन है वो यहाँ पे एक पूरा वाइड एम्बिट देता है अपना कंसोर्शियम को कि वो अपने हिसाब से जो पेपर उनका आए वो बना सकते हैं। तो पैटर्न यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे वाइल्ड है, पता ही नहीं चलता कि कब कौन के उसमें से क्या क्वेश्चन पूछेंगे या कौन सा यहाँ पे पेपर में से कुछ आने वाला है। दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टेल। इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है कि आप अपने फाउंडेशनल स्टडीज को मजबूत रखिए, बिकॉज ये पास्ट में भी ट्रेंड मैंने पिछले 5 साल से देखा है, एज अ मेंटोर मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स की फाउंडेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छी होती है, पैटर्न चाहे जो भी आ जाए वो हमेशा बढ़िया स्कोर करते हैं। इसीलिए द फर्स्ट टिप आई विल गिव इज दैट focus upon your foundation subjects more than you focus upon your case law summaries and other thing else। पहला काम। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टारगेट्स और अटेम्प्ट्स की कि आपको यहाँ पे कट ऑफ वगैरह देखिए क्या जाता है। अगर आपको टॉप पीएसयूज के अंदर जॉब पानी है, अगर आपको टॉप पीएसयूज के अंदर जॉब पानी है, तो एटलीस्ट आपको 80 से लेके 85% मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 120, विच इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टारगेट, बिकॉज यहां पर टॉप 10 और टॉप 20 में बहुत कम मार्क्स से डिफरेंस से रैंक चेंज होती है। इसीलिए एटलीस्ट 1 से लेके 2 अटेम्प्ट लगता है यहां तक पहुंचने में। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ी आपकी किस्मत अच्छी होगी, देन यू कैन वेरी इजीली स्कोर इन द टॉप 20s, टॉप 30s, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, अगर आप बात करते हो कि अगर आपको टॉप 2 एनएलयूज में, एनएलएसआई और नलसार में जाना है, तो आपको एटलीस्ट 75 मार्क्स लेके आने ही आने हैं, ताकि आपका रैंक अंडर 200 रहे। फिर उसके बाद 65 से 75 अगर आप लेके आते हैं, तो आपको जो टॉप 7 यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब जीएनएलयू और एमएनएलयू मुंबई तक, वो आपको मिल जाती है। अगर आपको टॉप 10 में आना है तो एटलीस्ट 65 से लेके 55 मार्क्स। और अगर आपको मान लो जनरल कैटेगरी के अंदर होते हुए कॉलेज ही चाहिए, तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे 50 मार्क्स तक तो लेके आना ही है। एटलीस्ट मैक्सिमम 45 आप कर सकते हो, ताकि आपकी रैंक अंडर 2000 आए, सो दैट यू गेट अ सीट अलॉटेड। वरना आपको यहाँ पे काउंसलिंग में सीट ही अलॉट नहीं होगी अगर आपका इतने 45 से कम मार्क्स आए, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका अगर आप 35 से लेके 40 मार्क्स लेके आते हैं, तो जैग एंट्री के अंदर में आपका एसएसबी क्वालिफाई होने का चांस आराम से हो जाता है। अब ये तो बात हो गई हमारे उसकी की कट ऑफ वगैरह क्या। अब बात कर लेते हैं कि आपका पास टाइम यहाँ पे कितना बचा है। देखिए, अगर आप ये वीडियो जून में देख रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट वीक या सेकंड वीक, जब भी थर्ड वीक जब भी देख रहे हैं, आपके पास अभी जुलाई, अगस्त, यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना, मतलब 5 महीने रह गए। और मेरी आपको सजेशन यहाँ पे ये रहेगी कि आप अपने पहले के जो 4 महीने हैं स्टूडेंट्स, उनको आप डिवोट करिए अपने फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई के लिए। और जो आपका 5th मंथ है, यहाँ पे आप फोकस करिए अपने मॉक पेपर्स पे और अपने रिविजन के ऊपर, जिससे कि आपकी बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बनते हुए 5th मंथ में आपका मॉक पेपर्स के साथ जब आप करोगे, बिकॉज जो मेन खेल होता है वो लास्ट के महीने में होता है। बिकॉज जब आप रिविजन प्रॉपरली करते हो, मॉक पेपर्स जब आप कायदे से लगाते हो, तभी वहां पे यहाँ पे डिसाइड होता है कि आपकी रैंक अगर मान लो 1000 में आ रही है, तो वो कैसे 200 तक ये टॉप 30 में जाएगी। तो द 5th मंथ, नवंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ। वहां पे मॉक की पेपर की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा कि आपको इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कैसे करना है। और जो भी मैं आपको रिसोर्सेज बताऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाले सेल्फ प्रिपरेशन के हिसाब से बताऊंगा, कोई आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पहला जो इसमें पार्ट है, वो है आपके फाउंडेशनल स्टडीज का, जिसमें आपको पता है कि आपको पहले के 4 महीने देने हैं और जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के, वो आपको कवर करने हैं। इनको कवर करते हुए आपको इनके साथ के जो डिटेल केस लॉज दिए होते हैं ना, वो कवर करने हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि जैसे मान लो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर हमें पता है कि सज्जन सिंह, शंकर प्रसाद, आईसी गोलकनाथ, फिर आपका केशवन भारती, फिर आपका मिनर्वा मिल्स, ये आपकी सीरीज ऑफ केसेस है। इसके बीच बीच में यहाँ पे अमेंडमेंट्स भी कई सारे आए हुए हैं। तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि ये क्रोनोलॉजी क्या है, इन केसेस के अंदर क्या क्या हेल्ड हुआ, क्या क्या चेंजेस आए उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में, डॉक्ट्रिन में क्या इवॉल्वमेंट हुआ। और उसके बाद अगर मान लो कोई रीसेंट का लैंडमार्क केस लॉ या रीसेंट केस लॉ कोई उन्होंने पूछा, एकदम लेटेस्ट वाला, तो उसमें इसी सेम क्रोनोलॉजी के अंदर से आपसे पैराग्राफ के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैट इज व्हाई डिटेल्ड स्टडी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में नहीं, ऊपर ऊपर से आपको देख के चलना, बुलेट पॉइंट्स देख के आपको चलने हैं। ये एक आपका काम होगा। इस दूसरी जो आपको चीज करनी है, वो है आपको केस लॉस की स्टडी अच्छे से करनी है, जिसमें आपको 2 तरीके के जो केसेस है, वो है आपके लैंडमार्क केस लॉस, वो आपको कायदे से करने हैं। एटलीस्ट यहाँ पे 200 आपके होंगे 2017 से लेके 2025 के बीच में, जो कि आपको करने हैं। इसके लिए अगर मैं आपको एक सोर्स बताऊं, तो आप SC ऑब्जर्वर पे चले जाइएगा। वहां पे आपको एक बहुत अच्छा रिपोजिटोरी मिलता है केसेस का। बस वेबसाइट खोलिए
और वहां पे डिसाइडेड केसेस के ऊपर जाके क्लिक करिए, पेंडिंग और डिसाइडेड में डिसाइडेड पे क्लिक करिए और जितने यहाँ पे 70-80 केसेस देती है उनको आप पढ़ लो, आपका 50-60% काम वहीं से हो जाएगा। बाकी अगर आपको कवर करना है तो आप नेट पे जाके चैट जीपीटी पे आप चले जाओ या फिर वहां पे डाल दो कि 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस फॉर 2024, 23, 22 ऐसे कर करके आपका लिस्ट पूरा बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा वहां पे एरर वगैरह का चांस होता है, तो अगर मान लो आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर तरीके से A to Z पूरा सब केस लॉ समरीज के साथ पूरा अगर मान लो चाहिए, लाइव लैंडमार्क केस लॉज भी, रिसेंट केस लॉज भी, बाकी सब कुछ भी, तो आप हमारा एक कोर्स है 3999 का, वो चेकआउट कर सकते हो यार। उसमें ना क्या है, हम लोगों ने केस लॉ समरीज और मॉक पेपर्स जो हमारे हैं 50 वो आपके फुल लेंथ वाले और 100 आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स, वो पूरा वहां पे दे रखा है। तो आपकी बहुत बढ़िया तरीके से सेल्फ प्रिपरेशन के अंदर वो कोर्स एक अच्छे से आपको रिसोर्स दे देगा। तो आपको बस केवल फाउंडेशनल स्टडीज के ऊपर पढ़ाई पे फोकस करना है, वो बहुत आपका अच्छा, मतलब आप देख सकते हो वो आपके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे लैंडमार्क केस लॉज के बाद रिसेंट केस लॉज की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 300 से लेके 400 करने हैं मेरे हिसाब से, जो आपका ये 4 मंथ का टाइम पीरियड है इसी के अंदर में। और उसके लिए आप लाइव लॉ या बायर एंड बेंच को रेफर कर सकते हो। कैसे आपको वो करना है वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताता हूं। और लास्टली यहाँ पे एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। पहला काम आपको क्या करना है, एक आपका न्यूज़पेपर आपने सुना होगा द हिंदू, उसके अंदर जो लीगल आई सेक्शन होता है ना, उसको आप रोजाना हाफ एन आवर पढ़िए, जिससे आपकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बिल्ड होगी। अगर आपके मान लो पहले से थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर है वो। और दूसरा आपको काम ये करना है कि आपको मॉक पेपर्स लगाने हैं। मॉक पेपर्स जितने आप लगा सकते हो उतना ज्यादा आप यहाँ पे बढ़िया स्कोर करोगे, बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे टॉप करते हैं, टॉप 1000 में या टॉप 100 में रैंक लाते हैं, सबके सब लास्ट के जो महीना होता है उसमें मॉक पेपर बहुत अच्छे से लगाते हैं। और जो आपके ये पहले के 4 महीने उनमें भी एटलीस्ट कोशिश करिए कि वीक में अगर आप एक मॉक पेपर, या अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो तो एटलीस्ट सेक्शनल मॉक पेपर्स आप लगाते जाओ या प्रैक्टिस सेट लगाते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर बेसिस पे बनी रहे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करना है। तो देखिए, ये आप काम ये करोगे कि आप अपने सब्जेक्ट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। और जो परसेंटेज मैंने मेंशन करा है ना, ये आपका पिछले 6 साल के अंदर में इतने परसेंटेज में यहाँ पे पेपर्स में से क्वेश्चन आए हैं। अगर आप पेपर उठा के देखोगे पीवाईक्यूज के, तो वो तो आपका जैसे बिजनेस लॉ का एक पार्ट आपने तोड़ा, फिर आपने क्रिमिनल लॉ का एक पार्ट लिया, फिर एक अपना मिसलेनियस लॉज का अदर्स का कर लिया, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और उससे जुड़े हुए जो सब्जेक्ट्स है उनको आपने ले लिया। तो इन 4 पार्ट्स को आपको 4 महीने में अपना कवर करना है। अब उनको कवर करने के लिए अगर आप बात करते हो कि सर मुझे एक ऐसा रिसोर्स के बता दो जहां से मेरी तैयारी हो जाए, बिकॉज हाँ मैं सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहता हूं लेकिन बहुत ज्यादा यूट्यूब पे जाऊं और मैं किताबें उठाऊं ये करूं, उतना मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज अभी केवल 5 महीने रह गए। तो आपको मैं अगर एक कंसोलिडेटेड बात कहूं तो 549 में जो हमारा ये कोर्स है कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, इसके अंदर आप एनरोल इसलिए करो बिकॉज यहाँ पे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है संभव लॉ का पिछले 5 साल का। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो फैकल्टीज है सारी, मैं खुद यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एनएलयू क्वालिफाइड हम लोग फैकल्टीज है, सारी की सारी नेट क्वालिफाइड है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जितने भी टॉपर्स है हर साल हमारे टॉप 100 में 5 से लेकर 6 टॉपर्स होते ही होते हैं। प्लस एक स्ट्रक्चर में सारा कंटेंट आपको, स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स, आपको वीडियो लेक्चर्स, सारे के सारे एकदम डिटेल्ड सब कुछ मटेरियल मिल जाता है। तो आपको एकदम जिसको कहते हैं द बेस्ट कोर्स दैट इज देयर फॉर सेल्फ प्रिपरेशन अगर कोई है तो वो संभव लॉ का है। आप पूरा इसको चेकआउट भी कर सकते हो, हमारे टेस्टिमोनियल से सब कुछ यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर वेबसाइट पे सब कुछ पड़ा है, आप देख सकते हो, फिर आप डिसाइड कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, तो अगर आपको चेकआउट करना है डेफिनेटली इसको आप देख सकते हो। और नहीं तो अगर मान लो आपको ये है कि नहीं सर केवल क्लैट पीजी नहीं, मुझे एलेट पीजीबी, सीवीटी पीजीबी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, ये जितने आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं सारे के सारे ही देने हैं, और मुझे बस एक आप सिंगल कोर्स दे दो जो कि मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, साथ में मेरा ऑल इंडिया बार का भी यहाँ पे काम हो जाए। मान लो अगर आपको यूजीसी नेट की तैयारी भी करनी है वो भी आपका सर हो जाए। तो आपका ये जो कोर्स है कंप्लीट एलएलएम कैप्सूल कोर्स, ये आपका 15 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ पहली बात तो आता है। दूसरा, इस कोर्स का प्राइस अभी केवल 6499 है, 7499 की जगह। तो इसको आप चेकआउट करिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा कोर्स आपका ये रहेगा, एज अ कंपेनियन आपके साथ रहेगा पूरे टाइम। और प्लस मैं एज अ मेंटर आपके साथ पूरे टाइम 24/7 रहूंगा। जब भी मुझे कॉल करना है करो, जब भी मुझे मैसेज करना है करो, मैं आपकी हर तरह से जो मेंटोर के तौर पे हेल्प होती है वो मैं आपकी करूंगा। तो अगर आपको देखना है स्टूडेंट्स, आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन जर्नी में इन कोर्सेज का चेकआउट कर सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट 5 मंथ्स में आपको स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कैसे करना है। फर्स्ट थिंग, आपको अपनी जो बेयर एक्ट है उसको अपने पास एकदम सीने से लगा के रखना है। मतलब यह है कि भाई बिना बेयर एक्ट के आप अगर पढ़ाई करने जा रहे हो देन दैट विल बी अ वेरी वेरी फेटल मिस्टेक। तो जितने सब्जेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में उनकी बेयर एक्ट को प्लीज चाहे हार्ड कॉपी फॉर्म में चाहे पीडीएफ फॉर्म में जैसे भी प्रिंट करा के अपना आप रखो। पहला काम तो ये। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे अब कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स का इस्तेमाल नहीं करना है अपनी स्टडीज में। आप जाइए और किसी अच्छी कोचिंग के, जैसे आपके मुखर्जी नगर में आपको दिल्ली में पता बहुत फेमस कोचिंग है राहुल की या किसी की, वहां पे जाके आप उनके बुकलेट्स होते हैं ना, वो आप जाके अगर परचेज कर पाओ
तो आपकी बहुत अच्छे कोचिंग के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप जाना बेसिकली अगर ऑनलाइन आप सर्च करना है, फिर आप ऐसे ही देखना पीडीएफ वगैरह आपको थोड़ा अगर टेलीग्राम पे मिले, वहां से एक आइडिया लेके कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। या फिर आप एके जैन सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बुक्स काफी अच्छी है उसके लिए। और अदर जो आपके सोर्सेज हैं, मतलब आपके जो टैक्स लॉ हो गया, बैंकिंग लॉ हो गया, इनके जो नोट्स हैं वो आपको आराम से ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे तो आपको बढ़िया बढ़िया रिसोर्सेज जहाँ पे वेबसाइट्स मिल जाएगी, वहां से आप उठा लीजिए। उससे ज्यादा कि आपको जरूरत है ही नहीं अपनी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको कोई ये कहता है कि मोटी मोटी बुक्स या उससे काम होगा, तो उससे भाई नहीं होने वाला। एक एग्जाम से काम चलाओ, उससे काम चलाओ, 5 महीने में यही आपके लिए अभी फीजिबल है, पॉसिबल है। दूसरा, यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब के ऊपर हर आपका जो सब्जेक्ट है उसके आपको जो है लेक्चर्स बहुत ही बढ़िया बढ़िया मिलेंगे। यहाँ पे हर हमारी जो फैकल्टीज हैं यूट्यूब के ऊपर अच्छे से पढ़ा के रखा है, वन शॉट्स भी हैं, सब कुछ है। उसको यूटिलाइज करके आप तैयारी करिए, आपको उस तरह की जरूरत नहीं। लोगों ने सेल्फ प्रिपरेशन कर करके अच्छी अच्छी रैंक निकाली, 100, 200, 100 के अंडर में भी रैंक लोगों की। यही बिल्कुल स्ट्रेटजी फॉलो करके आइए, वो आप कर सकते हो। उसके बाद आप तीसरा काम आप ये करोगे कि आप 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर मेंटेन करो। अब इसमें जो पहला सेट ऑफ रजिस्टर होगा दैट विल बी द इंडेक्स रजिस्टर, जिसको मैं इंडेक्स कहता हूं। ये आपका लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के टाइम पे विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव, बिकॉज यू विल बी नोटिंग यू विल बी नोटिंग द नेम ऑफ द केस, उसके अंदर में वो किस सब्जेक्ट का है और उसमें क्या अपना हेल्डिंग हुई थी, जिससे आपका जैसे ये 200 का लैंडमार्क केसेस का और करीब 300 का आपका रीसेंट केस लॉस का बन जाएगा, एट द टाइम ऑफ रिवीजन क्विक तरीके से आपको रिफ्रेश करने में काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक काम ये करना है। दूसरी चीज, आपको नोट करना है अपने जो भी केसेस हैं उनके लिए पूरा रजिस्टर रखिए और उसमें सब्जेक्ट वाइज करिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जितने आपके लैंडमार्क रिसेंट केस लॉज आपने एक तरफ बनाया, उसके नोट्स कैसे बनाने वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और लास्टली अपना रीडिंग हैबिट डेवलप करना शुरू करिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला, और अपने मॉक पेपर्स के ऊपर कायदे से आपको लगाना है। कोशिश ये करनी है कि आपको वीकली बेसिस पे एक मॉक पेपर अगर आप लगा पाओ, और वो भी आप 2 से लेकर 4 बजे के बीच में लगाइए, ताकि आपका जो दिमाग है वो उस हिसाब से ट्रेन हो कि हाँ 2 से 4 मुझे पेपर देना है, तो मॉक पेपर मैं हर हफ्ते संडे दे रहा हूं, तो मेरा अच्छा यहाँ पे जा रहा है। या फिर आप ऐसा करो कि अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो, 3999 वाला 5 किसी में भी हो, वहां पे आपको सेक्शनल मॉक्स मिल जाते हैं हर सब्जेक्ट के, तो वो आप लगा सकते हो, वो आपको बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आपको जब अपनी तैयारी शुरू करनी है, तो पहली बात तो जुलाई के महीने में आपको ये जितने सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसको आपको एटलीस्ट 15 डेज के अंदर में खत्म करना है। और इसमें क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो मैंने अपनी लक्ष्य सीरीज के अंदर में एक वीडियो बनाया है, वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड कि कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपको कौन से टॉपिक्स करने, वो आप जाके देख लीजिए। सेम चीज मैं वीडियोस के लिए करने वाला हूं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, एनवायरमेंट लॉ, लेबर लॉ। तो लक्ष्य सीरीज को फॉलो करते रहिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ को आपको करीब 7 to 8 डेज में करना है। एनवायरमेंट लॉ में अगर आप आते हो वहां पर भी आपको करीब 7-8 डेज देना है। और उसके बाद आर्बिट्रेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में आपको ज्यादा नहीं, 2 या 3 दिन का टाइम लगेगा। तो आपको जुलाई का महीना इन सब्जेक्ट्स को खत्म करते हुए खत्म होना चाहिए। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल स्टेप। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि सर जैसे जो आपके छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं, जैसे यूएपीए हुआ, एनडीपीएस हुआ, जो क्रिमिनल लॉ में आपको करना है, उनको आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो देखिए, जैसे यूएपीए में क्या होता है ना, आप जाओगे उसकी हिस्ट्री पढ़ लो, थोड़ा फीचर्स पढ़ लो, फिर आप ये देखो कि हाँ भाई जो लैंडमार्क केसेस ऐसे कोर्ट ने दिए हैं जिनसे कि ये पर्टिकुलर जो आपका एक्ट है वो डिफाइन हो रहा है कि उसके अंदर की जो प्रोविजंस है वो ऐसे इंटरप्रेट होंगे, ऐसे वर्क करेंगे, उनको आप जाके पढ़िए। उसके अंदर से आपको देखिएगा कि हाँ भाई जो यहाँ पे आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है, 22 है, ये आपका वहां से इंटरकनेक्टेड है। सीआरपीसी आपका जो बीएनएसएस है उससे यहाँ पे कौन कौन से प्रोविजन से ये पेल के गवर्न होता है। फिर अपना उसी पर्टिकुलर आपका जो केस है उसके अंदर में आपको पता है कि हाँ भाई सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लॉज, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, फिर अपना 43, 43A, 43D, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। ये आप जाके जैसे ही करोगे पढ़ाई, आपको हर चीज के नोट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, वरना हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो वहां भी मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपका बहुत आराम से 1 से लेकर 2 दिन में ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। और उसके लिए अगर आप बात करते हो अगस्त के महीने में, जैसे मैं आपको बता रहा था, क्रिमिनल लॉ का पार्ट आप यहाँ पे अपना बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इनको आप फुल यहाँ पे जाइए 20 डेज दीजिए, बिना किसी सोचे, बिना किसी समझे 20 डेज दीजिए। इनकी भी पढ़ाई के लिए आप लक्ष्य सीरीज का मेरा वीडियो फॉलो करिए। आईपीसी का मैं डाल चुका हूं, अभी नेक्स्ट कल या परसों में मैं आपका बीएनएसएस का भी डालने वाला हूं, तो आपको वो वहां से पूरा टॉपिक वाइज कवर हो जाएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, वो आप करिए। और उसके बाद ये जितने आपके एक्ट्स दिख रहे हैं ना, इनको आप नेक्स्ट अपने 5 to 6 या 7 डेज में आप करोगे, आराम से आपका ये हो जाएगा। क्रिमिनल लॉ का पार्ट करना आसान है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी बेयर एक्ट है उसमें जो बीएनएसएस और बीएसए जब आप पढ़ोगे तो कंपैरेटिव जो चार्ट दिया रहता है ना कि आईपीसी सेक्शन क्या थे, इसके सेक्शन क्या थे, वो आपको कायदे से करने, और साथ में जो जो नई प्रोविजंस ऐड हुए हैं, जो जो नए पार्ट्स ऐड हुए हैं, वो आपको कायदे से करना है, बिकॉज उसी पे क्लैट पीजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। उसके बाद आपका सितंबर के महीने में आप आइए अदर लॉज के ऊपर। अब अदर लॉज के अंदर में आपका पहला जो सबसे कठिन लॉ है वो आपका है इंटरनेशनल लॉ। और इसमें आपका अगर आपके पास टाइम है तो आप इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी थोड़ा कर लो। इसके अंदर में आपको आईसीजे और आईसीसी जो है आपका, इन दोनों के पास 10 ईयर्स के क्वेश्चंस
मतलब जो आपके केसेस है उनको आप देख के चलिए, बिकॉज वहीं से आपका सीधे सीधे पैराग्राफ उठ के आता है, तो वो आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। इंटरनेशनल लॉ के लिए भी आप एके जैन रेफर करो, बेस्ट बुक आपका यहाँ पे रहेगा, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर। जूरिस्प्रूडेंस के लिए भी मैं आपको कहूंगा कि ऑनलाइन लेक्चर्स और अपना एके जैन रेफर करते हुए जाओ, बिकॉज अब अगर आप यहाँ पे एनवी परांजपे या कोई मोटी बुक उठाने का सोच रहे हो तो अब उतना टाइम अब नहीं है। या तो आप स्टार्टिंग से उसकी पढ़ाई करो कि आप अगर मान लो रोज का 2 घंटा निकाल पा रहे हो कि आप जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको लास्ट में सितंबर में ही केवल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है तो एके जैन का ही यूज आप लोग करना, दैट इज वन थिंग। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को आप करीब 10 और 10 डेज का टाइम अपना दे दीजिए। के बाद जो आपका अगला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका हिंदू लॉ। अब हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में अगर आप देखोगे तो यहां पर इन सब्जेक्ट्स को अगर आप जाओगे तो 1 वीक में आपका ये आराम से अपना हो जाएगा। और इसके लिए भी लक्ष्य सीरीज का मेरा वीडियो चाहो तो फॉलो कर ले जब मैं निकालूंगा उसको, वरना मैंने एक वीडियो बनाया जहां पे मैंने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक बता रखा है। कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन गाइड है मेरी, सिलेबस गाइड, वो आप जाके फॉलो कर लेना मेरे चैनल पे, वो आपको मिल जाएगी। वहां से आपका आराम से फैमिली लॉ का भी पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वक्फ एक्ट जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार उसको कायदे से करके जाना। अलॉन्ग विद दिस आपका आईपीआर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप 2 से लेकर 3 दिन भी दोगे अपना सितंबर के महीने में तो आराम से ये आपका हो जाएगा, नॉट अ वेरी बिग डील। फिर बात करते हैं अक्टूबर के महीने में आपको क्या करना है। तो यहां पर अक्टूबर के महीने में आपका कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिकली फॉर पार्टनरशिप एक्ट, ये आपको साथ में करीब 1 वीक के अंदर में कर लेना है, बहुत आराम से आपका ये हो जाएगा। फिर आपका कंपनीज एक्ट को आपको सेबी एक्ट के साथ में करना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर आप जा रहे हो तो ये आपका बहुत ही ऐसा एक्ट है जो कि आपका सिंपल तो है लेकिन इसको पढ़ने में बहुत सारा टाइम लगता है, तो इसको एटलीस्ट 1 वीक का टाइम अगर आप दे के पढ़ाई कर रहे हो तो नॉट अ वेरी बैड आइडिया, इसको आप करके जाओ। अलॉन्ग विद दैट आपका इनकम टैक्स एक्ट भी कर लेना है इस बार, बिकॉज इसमें अमेंडमेंट आने का भी चांस है, तो इसको आप कार्य से देख के जाना। और उसके बाद चाहो तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आप छोड़ भी सकते हो। बैंकिंग लॉ अगर आपको मन नहीं है तो आप इसको भी चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, और इंश्योरेंस लॉ भी आप छोड़ सकते हो। और उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ते हुए ये जितने आपके टॉपिक्स आप देख रहे हो ना, ये सब्जेक्ट्स जितने आपके हैं, इनको आप 1 वीक में निपटा लोगे तो आपका आराम से यहाँ पे सब कुछ खत्म। सिलेबस आपका अक्टूबर के महीने में बिजनेस लॉस का भी हो जाएगा। और ये जितने भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उनके अंदर में आपके जो भी रीसेंट और लैंडमार्क केस लॉज है उन्हीं के साथ उसी समय पढ़ना है। तो जैसे अगर आप मान लीजिए इफ यू आर रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ ही यू नो कि मेरे को लैंडमार्क केस लॉज भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के करने, वो आप करेंगे उसके साथ में। और आपके जो रीसेंट केस लॉज है वो भी आप उसी समय में करोगे, कि जब आप लाइव लॉ में जाओगे या बार एंड बेंच में जाओगे वहां पे आपको कैसे पढ़ाई करनी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए जो मैंने आपको रजिस्टर वाला जो मैंने आपको टेक्निक बताई वो आपको कैसे इंप्लीमेंट करनी वो समझना इन केसेस को पढ़ते हुए इन 4 महीने में। पहली बात, आपको नेम ऑफ द केस, हर केस का नोट करना, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ साइटेशन के साथ कि किस ईयर में आया था। दूसरा, आपको उसका रेशियो डिसिडेंट डाई जो है वो आपको कार्य से याद करना है कि रेशियो एग्जैक्टली था क्या। ऑबिटर मत भी रटो तो कोई दिक्कत नहीं, केवल ये मैं बता रहा हूं रिसेंट केस लॉज के लिए। और जो उसमें लॉज इन्वॉल्व थे वो आपको पूरा मेंशन कर लेना है कि ये लॉज यहाँ पे सेक्शंस इन्वॉल्व थे। ये आपका रिसेंट केस लॉज के नोट्स ऐसे बनेंगे, और केवल हाफ पेज के नोट्स बनाना, उससे ज्यादा बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिर आप लैंडमार्क केस लॉज की बात करते हो तो उसमें आपको बस थोड़ी चीजें और ऐड कर देनी है, जिसमें आपका ऑबिटर डिक्टा आ जाएगा केस के अंदर में कि कोर्ट ने अपनी ओपिनियन भी क्या दी वो भी आपने उसमें अपना ऐड कर लिया, किस पर्टिकुलर जज ने क्या बोला, मान लो कंसेंटिंग ओपिनियन थी, डिसेंटिंग ओपिनियन थी, जो भी था वो आपने अपना दे दिया, कंकरिंग ओपिनियन सॉरी। उसके बाद आपका कोरम ऑफ जजेस जो आपका डिसेंटिंग ओपिनियन उसके साथ है वो आपने पढ़ते हुए इंपॉर्टेंट जजमेंट जो थे जो कि यहाँ पे ओवर रूल हुए या फिर यहाँ पे साइट करे गए कोर्ट के द्वारा कि ये इसके बेसिस पे हम अपनी रूलिंग दे रहे हैं, वो आपने नोट करें। मान लो कोई इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन कोर्ट ने यूज करी थी वो आपने पढ़ लिए, तो उससे आपके लैंडमार्क केस लॉज के 2 पन्ने के नोट्स बनेंगे और रिसेंट केस लॉज के हाफ पेज के नोट्स बनेंगे, तो आपका आराम से काम ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसको आपको पढ़ाई जो करनी है लाइव लॉ और बार एंड बेंच से कैसे आपको पता करना है कौन सा केस इंपॉर्टेंट है वो सुन। आपको यहां पर पहली बात तो लाइव लॉ जब आप खोलोगे ना, एक आपका ऑप्शन वहां पे आता है केस लॉ डाइजेस्ट का, ठीक है। और ये जो केस लॉ डाइजेस्ट होता है ये आपको हर ईयर का और हर मंथ का और हर सब्जेक्ट का मिलेगा, तो वो आप खोलोगे और उसके अंदर में आप जाके जब सर्च करोगे तो आपको पहली चीज ये देखनी है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है भैया वो मैं नोट कर लूं, ये आपका जनरली 5 जज 7 जज बेंच या 3 जज बेंच का होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली होती है वो आपने नोट करना है। फिर ऐसे डिसीजन जो कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जैसे मान लीजिए दे रहे हैं, जैसे अभी के नजीब का केस हमने देखा, या आप मान लीजिए हमने रजनीश नेहा का केस देखा, उसमें गाइडलाइंस दिया कोर्ट ने कि मेंटेनेंस कैसे भाई काम करता है, उसके अंदर किस तरीके से मेंटेनेंस के अंदर में आपका अलॉटमेंट होगा, किस बंदे को क्या मिलेगा, पूरी बात बताई, वो आपने नोट करना है। फिर ऐसे कोई डिसीजन जैसे मान लीजिए कंट्रोवर्शियल है, जैसे अमीश देवगन वाला केस था, अर्नब गोस्वामी वाला केस था, ये सीधे सीधे इसके पैराग्राफ क्लैट के अंदर पूछे गए थे, तो इनको आपको पढ़ के जाना जरूरी है। जैसे अभी रिसेंट में एक आपके बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, उनका यहाँ पे बहुत ही मेजर इंडियन मीडिया कॉर्पोरेट हाउस से बैटल हुआ,
वो आपने ये अमानतुल्लाह खान वाला जो पूरा मैटर था कि आपका वक्फ एक्ट के अंदर उन्होंने वो किया, वो आपने देख लिया। इस टाइप के मैटर्स आपको नोट करके जाने हैं। चौथा आपका रहेगा ऐसे डिसीजन जिसमें कि मान लो किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने मान लो कोई जजमेंट, जैसे के नजीब को मैंने आपको बताया, अभी मैंने उसमें बताया मेंटेनेंस वाले में भी, कि ये आपका इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो आपने देखा। और या फिर ऐसा डिसीजन जिसमें कि मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी पर्टिकुलर केस के अंदर में टेस्ट करी उन्होंने, भले उसको रिपील नहीं करा लेकिन एटलीस्ट बोल दिया कि ये जो एक्ट है ये सही क्यों है, वो भी आपको नोट करके चलना। तो इस तरीके से आपका कैटेगराइजेशन हो गया कि इस टाइप के केसेस आपको पढ़ने। बाकी लाइव लॉ के ऊपर जो भी दिया रहता है ना, वो आपका पूरा कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स और गॉसिप होती है कोर्ट की, वो पूरा बेकार है, वो आपको नहीं पढ़ाई करनी है। आपको उसको काफी हद तक रिफाइन करके बहुत ही फाइन तरीके से पढ़ाई करनी है। उसी के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड हो, आ जाओ वहां पे, बिकॉज वहां पे हम लोग पूरा आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से रीसेंट केस लॉ, लैंडमार्क केस लॉ पूरा आपको दे देते हैं मटेरियल। आपको केवल पढ़ना होता है और बाकी अपना मॉक पेपर आप लगाओ। मॉक पेपर भी आपका केस लॉज जो हम लोग बताते हैं उसी के बेसिस पे होता है, और हम लोग जो मॉक पेपर्स करवाते हैं उसके अंदर में वी बेसिकली कंडक्ट द मॉक पेपर बेस्ड अपॉन द रीसेंट एंड लैंडमार्क केस लॉ जो उसी साल में आ रहे हैं। तो हम लोग अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में कम से कम 25 मॉक पेपर्स बैक टू बैक कराएंगे। तो सोचो आपकी प्रैक्टिस कितनी बढ़िया होगी। तो अगर आपको चेकआउट करना है आप उसको देख सकते हो। उसके बाद लास्टली अगर मैं आपको एक बार रिफ्रेश कर दूं कि आपको क्या क्या सोर्सेज यूज करने, तो वो आप सुन लो। पहला पॉइंट आपको अगर मान लीजिए पढ़ाई करनी है अपना, तो आप एके जैन फाउंडेशन सब्जेक्ट्स के लिए एके जैन या किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स का यूज करिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी फाउंडेशन सब्जेक्ट्स के लिए ज्यादा हो तो अपना वाइट जो यूट्यूब चैनल होता है उसका इस्तेमाल करिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए सर्च करके, और या फिर आप ऑनलाइन जाइए और ऑनलाइन अपना नोट सर्च कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहां पे आपको बेसिक नोट्स जो होते हैं हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, चाहे टैक्स लॉ हो, बैंकिंग लॉ हो, कुछ भी हो, आपको मिल जाएगा। दूसरा काम आपको यह करना है कि आप जब केस लॉज की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट हमेशा याद रखनी कि वहां पे लैंडमार्क केस लॉ का बेस्ट आपको मिलेगा। फिर आप थोड़ा सा चैट जीपीटी या फिर अपना गूगल का यूज करके ये निकाल लीजिए कि हर साल की जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉज है 2017 से लेकर 25 तक के वो कौन से, वो आप अपना पढ़ लीजिए। उसके बाद तीसरा काम आपको ये करना है कि जो आपके रीसेंट केस लॉज होंगे, रीसेंट केस लॉज के लिए आपको लाइव लॉ या बैलेंस बेंच का यूज करना है, वहां से आपको पढ़ाई करनी है। गॉसिप नहीं पढ़नी है, केवल जो मेन केसेस है उनको पढ़ना है, जो मैंने बताया तरीका उस तरीके से। और लास्टली जब आप बात करते हो मॉक पेपर्स की, तो आपको मॉक पेपर्स हर वीक एक मॉक पेपर लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। और जब लास्ट का आपका 1 मंथ बचेगा तो आपको एटलीस्ट 2 मॉक पेपर्स हर दिन मतलब हर अपना 2 मॉक पेपर्स हर वीक में 2 बार लगाने ही चाहिए मिनिमम आपका, तभी आपका यहाँ पे एटलीस्ट 20 से लेकर 25 मॉक पेपर्स आपके लग पाएंगे टोटल में। और आपको उसके लिए भी अगर आपको मॉक पेपर सीरीज ज्वाइन करनी है तो संभव लॉ की बेस्ट कोचिंग सीरीज आपका यहाँ पे आपको मिलेगी मॉक पेपर सीरीज के लिए। या फिर अगर आप किसी और कोचिंग में भी देख रहे हो तो उनका एटलीस्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना कि उन्होंने लास्ट 2-3 ईयर्स में या 4 ईयर्स में कितना यहाँ पे सिलेक्शन रेट दिया है मॉक पेपर्स में। अगर आपको रिसेंट केस लॉस, लैंडमार्क केस लॉस प्रॉपर से पूछे जा रहे हैं अपने सीनियर्स में, अपने जो फैकल्टीज हैं या फिर आपके जो ऑनलाइन में ग्रुप्स हैं उनमें जाके डिस्कशन करिए, वहां से पता करके सही डिसाइड करके ही लीजिएगा, वरना फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। गलत सलत मॉक पेपर आपने ले लिया तो आपको फिर वो बेनिफिट की जगह नुकसान ही आपका होगा, तो वो ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आई विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।